Hello everyone, this is Sanu Tiptan. Today we will discuss about on the topic of organization theory. ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, MCO 01 का ये टॉपिक है। आज डे है हमारा 2 क्योंकि फर्स्ट डे हमने किया था यूनिट नंबर 1, राइट। आप सभी को ये प्लेलिस्ट मिल चुकी होगी MCO 01 की ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर की। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट 20 चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे जो 20 चैप्टर्स है ना MCO 01 के अंदर, उन सभी के सभी 20 चैप्टर्स को विद इन 20 डेज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। आज डे है हमारा 2 और ये जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये आपका ग्रेजुएशन में भी आता है, मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आते हैं, A1 + 2 के अंदर भी आता है। सो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत स्टोरी के साथ मैंने इसको प्लान किया है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। इवन आप नेक्स्ट टाइम अगर इसको पढ़ें तो आपको ये लेक्चर जरूर याद आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, क्लासिकल थ्योरी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर काफी सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होता है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। अच्छा, कॉमन गोल कैसे अचीव होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब जैसे ही काफी सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते टाइम हमें काफी सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ा था, है ना, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हम काफी सारी प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। इसे बोलते हैं, मींस कि एक प्रोसेस से गुजरना को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। इस प्रोसेस को कौन कंडक्ट करता है? उस पर्सन को बोला जाता है बच्चे मैनेजर बोला जाता है। मींस कि जो हर एक्टिविटीज को बहुत ही एक माइनर टू माइनर एंड मेजर टू मेजर प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर पा रहा है इजिली अपनी कैपेबिलिटी के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? मैनेजर कहेंगे, राइट। तो कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उन सबको एक मेन गोल अचीव करना होता है और इस गोल को अचीव करने में मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं ना कि हमारी जो सेंट्रल जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में बैठने में हेल्प करती है। इसी तरीके से मैनेजर क्या होता है? एक बिजनेस को स्टैंड अप, एक बिजनेस को खड़ा करने में हमारी मदद करता है। क्लियर है? लास्ट चैप्टर का भी हमारा रिवीजन हो गया है और ये चैप्टर हमारा शुरू हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। देखो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आपको नजर आ रही होगी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ना ये जो थ्योरी है मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ, और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर डिस्कस करेंगे, बट पहले चैप्टर को समझो, फिर आपको इजिली पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसमें ऐसे अटेम्प्ट करना है। ओके, देखो क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। अच्छा, थ्योरी का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ लो। क्या है थ्योरी का मतलब? क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। थ्योरी होगी या मैं कहूँ कि प्रिंसिपल्स हैं, या मैं कहूँ अजम्पशंस है। ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, ये पता है सभी को? आई होप मेरे हिसाब से आप सभी को पता हो। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। थ्योरी हुई, प्रिंसिपल्स हुए, अजम्पशंस हुई। हम क्या क्यों बनाते हैं? क्योंकि जैसे कि होता है ना कि हमें बिजनेस करना है, ठीक है, हम राय लेते हैं हम बड़ों की। वो कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले अपने जितने भी सर्कमस्टांसेस है, बाहर के, इंटरनल, एक्सटर्नल, आपकी कैपेबिलिटी, आपके पास रिसोर्सेज, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमें कब कैसे पता चला? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है ना, हमारे जो सीनियर पर्सन उन्होंने हमें बताया तभी तो हमें पता चला है ना। दैट्स इट। दूसरा, ये अब उन्होंने बताया, अगर वो उनके द्वारा बताए हुए उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में लिख दिया, उनके एक्सपीरियंसेस वो बता रहे हैं, वो उनके अनुभव तो बता रहे हैं, उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स तो बता रहे हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है थ्योरीज। कि काफी सारे पर्सन्स ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारे पर्सन्स ने क्या किए हैं, इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं अपने विचारों को, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट नजर आया उसको एक्सप्लेन कर दिया, और फाइनली हम उन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। हर तरह के अंदर मैनेजमेंट थ्योरी आती है, जैसे कि लर्निंग की थ्योरी आती है, परसेप्शन की थ्योरी आती है, बिहेवियर की थ्योरी आती है, इसी तरीके से मैनेजमेंट की भी थ्योरी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, हमारे
पिछले जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे सीनियर्स के, हमारे जितने भी रिसर्च की होती है, उनके बेसिस पे बनती है ये थ्योरी, उनके बेसिस पे बनती है अजम्पशंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे मैनेजमेंट की थ्योरी के बारे में। किसकी थ्योरी के बारे में? मैनेजमेंट की थ्योरी के बारे में। देखिए, को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर आपकी 3 थ्योरीज हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, फिर थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जैसे घर में आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। दादाजी हैं, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब मैं ये कह सकती हूँ इस घर के अंदर जो मेन हेड है उसके 3 पिलर है ना, ये 3 बच्चे हो गए हैं। अच्छा, इसके आगे इनकी भी फैमिली हुई भाई एक्सपेंड, है ना, इनकी भी शादी हुई है, फिर इनके बाद इनके भी बच्चे हुए भाई। इसके हैं भाई 3 बच्चे, फर्स्ट पर्सन के 3 बच्चे हैं। मान लीजिए आपके पापा जी हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको अपने आप को यहाँ पे अपने पापा को मान लीजिए, यहाँ पे अपने दादा को मान लीजिए, और नीचे अपने आपको अपनी भाई बहन और खुद को मान लीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके, इनके यहाँ पर 2 चिल्ड्रंस है, 2 बच्चे हैं यहाँ पर इनके, ठीक है जी, इनके भी 2 हैं। तो मीन्स की पूरी फैमिली ट्री बन चुकी है। दादाजी है, दादी जी है, इनकी फैमिली, इनके बच्चे हैं 3, ठीक है, फिर इनके बच्चे आ गए हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली ट्री आपको नजर आ रहा है इस तरीके से। सेम एज इट इज मैनेजमेंट की भी थ्योरी है, ये है आपकी मैनेजमेंट की थ्योरी मेन, ठीक है। फिर इसके अंदर बोलते हैं कि मैनेजमेंट की थ्योरी ना 3 पिलर्स के बेस पे बनी है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये क्लासिकल है, क्या ये क्लासिकल थ्योरी है। दूसरा कहता है कि ये नियो क्लासिकल, इनके नाम रख दिए मैंने, एक क्या रख दिया मैंने क्लासिकल, दूसरे का रख दिया मैंने नियो क्लासिकल, ठीक है, तीसरे का रख दिया मैंने मॉडर्न, ठीक है, जो कि टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है उसे बोलते हैं मॉडर्न, है ना। अब क्लासिकल से समझ पा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो कि क्या है, जो कि क्या है, पुराने जमाने के बारे में बात करते हैं, पुराने जमाने की बातें करते हैं। न्यू क्लासिकल क्या है, जो कि ना तो पुराने जमाने की बात करता है, ना ही ज्यादा मॉडर्न टाइप की बात करता है, वो मीडिएटर्स में बात करता है। मॉडर्न जो थ्योरी है, वो मॉडर्न जो पर्सन है वो कौन है, वो मिस्टर, यहाँ पे मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। हो आ गया इतना समझ में? अच्छा जी, अब इसके आगे भी इनके 3 पिलर्स हैं। मिस्टर एक्स के, जो जिसका नाम क्लासिकल थ्योरी है, उसके भी आगे 3 पिलर है। सबसे पहले क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है, उसके बाद क्या है आपका साइंटिफिक है, देन उसके बाद आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, इनके नाम रख दिए। अच्छा, इसके बाद आपका न्यू क्लासिकल के अंदर मैंने आपको बताया 2 बच्चे हैं इसके न्यू क्लासिकल के। पहला कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, ह्यूमन रिलेशन है। दूसरा क्या कहता है, हमारे पास मेरा जो नाम है बिहेवियर थ्योरी, जिसे हम कहेंगे, ठीक है जी। इसके क्या है, मॉडर्न थ्योरी किसे कहते हैं, जिसके अंदर 2 सिस्टम के बारे में बात की गई है। एक तो सिस्टम थ्योरी है, एक बच्चे का नाम क्या है, सिस्टम थ्योरी है, दूसरे बच्चे का नाम क्या है आपके पास, कंटीजेंट। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया कि जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके 3 पिलर है। 3 पिलर कौन कौन से, क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। फिर उसको फर्दर बायफर्केट किया गया है। आप अपने आप को और अपने भाई बहनों के साथ, अपने चाचा ताऊ के बच्चों के साथ इसको लिंक कर सकते हो, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं। कौन है ये बच्चा, ये है ब्यूरोक्रेटिक। मिस्टर एक्स का जो सबसे बड़ा बेटा है वो कौन है, ब्यूरोक्रेटिक है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक पता है क्या कहता है, ये ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है वो दी थी किसने, मैक्स वेबर ने दी थी। अब इसकी स्टोरी सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सभी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई तो जो थ्योरी के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैक्स वेबर जी पता है क्या कहते हैं, जो पहला पर्सन है वो कहता है मुझे बस काम से मतलब है, मैंने जितना काम आप लोगों को दे दिया मुझे वो काम कंप्लीट हुआ होना चाहिए। डजंट मैटर कि आप कैसे भी कर रहे हो, मुझे काम चाहिए। दैट मीन्स उसने किसको इंपॉर्टेंस दी है, काम को दी है। किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है। अच्छा,
इसने कहा कि मुझे काम से मतलब है, तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने एम्प्लॉयज़ की सुनता नहीं होगा, अपने एम्प्लॉयज़ की फीडबैक नहीं लेता होगा। कहने का मतलब मान लीजिए मैक्स वेबर जी यहाँ बैठे हैं, नीचे इसके जो स्टाफ हैं, इसने इसके नीचे ये 3-4 स्टाफ है, इसने इसको ऑर्डर पास किया, इन्होंने इनको ऑर्डर पास कर दिया। अगर कोई सजेशन है इनको देना है तो कहते हैं नहीं सुनना, जो बोला है वो करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला, मुझे काम से काम लेना है, जैसे भी करके दो, मैं ना तो जितना मैंने बोला है उतना करके दो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। तो कहने का मतलब एक हायरार्की है ना, एक हायरार्की है। दूसरा मैं कह सकती हूँ फॉर्मल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मल स्ट्रक्चर में इसकी एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि आपको जो बोला गया है वो करना है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट का मतलब एक्चुअली में पता है क्या होता है, नौकरशाही होती है, मीन्स की नौकरों की तरह काम करना है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की किसी भी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, मीन्स कि उनको मशीन की तरह ट्रीट किया, उनको ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया, उनको मशीन की तरह। कहते हैं ना कि अगर कोई वर्कर आ रहा है ना काम करने, तो उसका बिल्कुल ऐसे खून चूस लो, है ना, ऐसा कुछ है इसमें। मैक्स वेबर जी ने ऐसे ही किया कि अब उनको काम पूरा चाहिए, ह्यूमन बीइंग की कोई किसी भी तरह की उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई फीडबैक उनसे नहीं लिया, उनकी इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, एक हायरार्की के साथ उसने काम करवाया है, और ये कहेंगे कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्या आपको इतना समझ में आया कि मैक्स वेबर जी ने कहा कि वो मतलब पुरानी रीति रिवाजी से काम करते थे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना किसी भी तरह का उनके साथ रिलेशन ही नहीं है, उनका आपसी में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट है इम्पर्सनल रिलेशनशिप है। मीन्स कि इसने कहा कि मुझे काम लेना है, ये लाइन स्टार्टिंग से बोलती क्यों आ रही, क्योंकि इसी लाइन से सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, है ना। मुझे काम से मतलब है, आप लोगों के बीच में भी किसी भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आपको आपके काम से मतलब, दूसरे पर्सन को दूसरे काम से मतलब होना चाहिए, आपको आपस में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप है। देखो पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है कि मैक्स वेबर जी के बारे में जो थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा हुआ है मैंने कि कब हुए थे, उनकी शादी कब हुई, उन्होंने अपना जो करियर है कैसे स्टार्ट किया, आप इसको रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो किसने डेवलप की है, मैक्स वेबर जी ने डेवलप की है। और ये जो थ्योरी है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम इनको इन्वॉल्व किया था। यहाँ पर इनका मेन काम क्या था कि सारे के सारे काम को पहले तो क्या कर दिया, ये पूरा बड़ा काम है, सबसे पहले सारे काम को उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी रोल है, जितने भी आपके टास्क, जितने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिलेशनशिप है, वो सब कुछ उनके द्वारा ही सेट किया जाएगा। दैट मीन्स टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही सेट किया जाएगा, बीच में कोई पर्सन नहीं है जो इसके बीच में इंटरफेयर करे, है ना। तो कहने का मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेगी, जो भी आपको पॉलिसी बनानी है वो भी टॉप मैनेजमेंट करेगी, कोई अल्टर करना है तो भी टॉप मैनेजमेंट करेगी, बीच में जो पर्सन है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना समझ में आया, ठीक है। बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द क्लियरली डिफाइन द केयरफुली प्रिस्क्राइब, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल इन अकॉर्डेंसी विद द फॉर्मल अथॉरिटीज, जितना भी कंट्रोल किया जा रहा है फॉर्मल अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, दैट मीन्स एक फॉर्मल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, फॉर्मल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये जो मॉडल है फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है, ठीक है। एक हायरार्की को प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जितने भी डिसीजन लेने हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेगी, ठीक है। और जो वर्कर्स है उनके बीच में इम्पर्सनल रिलेशनशिप है। क्या आपको इतना समझ में आया मैक्स वेबर के बारे में? ये ब्यूरोक्रेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक हायरार्की है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, कैरियर ओरिएंटेशंस है, फॉर्मल रूल्स हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है। इतना समझ में है, ठीक है। काम से मतलब था काम करके दो, मुझे नहीं पता, ये मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। आप इनको टू द पॉइंट, अगर इनके ना ऐसे आपके एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के फिर इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैक्स पेपर खत्म हो गया, पता है आप लोगों को, बस खत्म। कितने पॉइंट याद करने हैं आपको? टोटल 7 पॉइंट्स याद करने, किसने डेवलप किया, किसके बेस पे है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है, कैसे काम करता है, रिलेशनशिप कैसा है, डिसीजन कौन लेगा, रूल रेगुलेशन कौन सेट करेगा, दैट्स इट, फिनिश। ये आप प्रैक्टिस पढ़ सकते हैं। ये मैंने और मतलब मैंने क्वेश्चन को ना काफ़ी तरीके से घुमा के पूछा गया है एग्जाम के अंदर, मैंने हर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं।
अच्छा, क्रिटिसिज्म के बारे में बात की जाए तो क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, इसके जो विरुद्ध बातें की गई हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है, मींस कि इसके ऑब्जेक्शन किस तरीके से उठाए गए हैं, क्यों उठाए गए हैं। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा रिज्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। इसके अंदर अगर चेंज करना है तो कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा। इसके अंदर मतलब इमोशंस के रिगार्डिंग कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो भी ह्यूमन बीइंग की जो इमोशंस होती है, ह्यूमन बीइंग के जो फीडबैक्स हैं, उनकी नॉलेज है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। जो बोला है वो करो, अदरवाइज तुम फॉर्म से बाहर हो जाओगे, ये ऐसा होता है। इसीलिए इस कंसेप्ट को पहले के टाइम में इम्प्लीमेंट किया जाता था और बड़ी बड़ी कंपनियां इम्प्लीमेंट करती थी, छोटी कंपनियां इम्प्लीमेंट नहीं करती थी इसको, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है ये कैसा है, नॉर्मेटिव नेचर का है। नॉर्मेटिव नेचर का मतलब क्या है कि जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आउट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये लार्ज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसको क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पे इसके डिमेरिट्स क्या है, कि रिज्ड है, कठोर ज़्यादा है, इम्पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स इसके अंदर लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा सकते, आपस में क्या है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा था, अभी मैंने बताया सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा था, टॉप मैनेजमेंट ले रहा था, ऊपर वाले लेवल का ले रहा था, जो मैंने अभी आप लास्ट चैप्टर के अंदर समझाया था, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ समझाया था। ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके पास ही सारी की सारी पावर है, वो नीचे दे ही नहीं रहा, नहीं दे रहा ना। तो यहाँ पे ये इसकी डीमेरिट्स है कि जो पावर है वो कैसी है, कंसंट्रेट है, मीन्स कि एक व्यक्ति के हाथ में ही सबसे ज़्यादा पावर है और नीचे अथॉरिटीज़ को क्या है, डेलीगेट नहीं कर रहा, दे नहीं रहा, ठीक है। ब्यूरोक्रेट क्या किया जा रहा है, डिस्करेज करता है इनोवेशंस के। अगर मैं कहूँ कि कोई एम्प्लॉई है जिसके माइंड में ये कोई इस काम को करने के तरीके दूसरा नजर आ रहा है उसके सामने, ठीक है, बट उसको बोलने के लिए इजाज़त ही नहीं दी जा रही, तो इनोवेटिव को क्या किया जा रहा है, इनोवेशंस को क्या किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, मीन्स कि इसको कंट्रोल करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा ये ट्रेडिशनल आस्पेक्ट है, क्लियर है, कंप्लीट हो गया आपका ब्यूरोक्रेटिक। ये थे हमारे मैक्स वेबर जी, जिनकी थ्योरी थी ब्यूरोक्रेटिक। हमने एक पर्सन को बात कर ली है, दूसरा पहुंच जाते हैं हम साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है साइंटिफिक मेथड से करो। मतलब क्या है, रुको समझाते हूं। अब मैंने बताया आपको ये जो क्लासिकल थ्योरी जो दी है उसका नाम मैंने आपको बताया दादाजी है। दादाजी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से पहले हम फर्स्ट चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके भी पहले चिल्ड्रंस के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं जो कहता है मैं साइंटिफिक वे से काम करूँगा, और ये किसने, ये कंसेप्ट किसने दिया, F.W. टेलर ने। इसकी स्टोरी सुनते हैं, फिर इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कि इसकी करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ये जो F.W. टेलर का और एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी जो है एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है। सो मैं इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में समझाने की आपके लिए कोशिश करूँगी। जो F.W. टेलर जी है ना, ये इनका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहूँ कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ था। ग्राउंड लेवल समझते मतलब कि उनकी स्टार्टिंग ही बहुत लोअर लेवल से शुरू हुई थी। उनकी जो जॉब है सबसे पहले 1878 के अंदर मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए के अंदर थी, ठीक है। वहाँ पर वो एज अ लेबर, एज अ वर्कर की तरह काम करने के लिए गए थे। उसी कंपनी के अंदर उन्होंने बहुत साल गुजारे, अप्रॉक्स 6 ईयर उन्होंने गुजारे, और अपनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क इनकी वजह से मतलब लगातार उसी एक ही तरीके का काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक्सपर्टीज़ हो रहे हैं, वो स्पेशलाइजेशन अपने अंदर लेके आ रहे हैं। अब देखो मैं कहूँ कि आप लगातार 1 साल एक ही तरह का काम करो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको अगर कंप्यूटर चलाना सीखना है, अगर आप लगातार 1 साल से सीख रहे हो तो उसके अंदर आप एक्सपर्टीज हो जाओगे, राइट। तो इसने यही काम किया था और लगातार 6 साल तक अपने उसी कंपनी के अंदर काम करते करते वो किस पोस्ट पे पहुंच गया था, लेबर से वो मीन्स F.W. टेलर जी। F.W. टेलर जी कहाँ पहुंच गए थे, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए थे। अब ये देखो कि क्या लेवल था, क्या लेवल चले गए हैं, मीन्स कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुए थे और टॉप लेवल पे जा चुके हैं, नहीं जा चुके।
तो उन्होंने जितना भी एक्सपीरियंस किया था, जितना भी अनुभव किया था उस कंपनी के अंदर, उन्हीं को लेकर उन्होंने इस थ्योरी को बनाया है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि लेबर से जितना काम करवाना चाहिए, कैसे काम करवाना चाहिए, क्या उनको रिइंफोर्समेंट देनी चाहिए, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसी के बेस पे ये थ्योरी बनी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेलर वाज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस ऑफ द टाइम रोज फ्रॉम द रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी लेबर टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंजीनियर। एक ये कहते हैं कि बहुत कम समय के अंदर उन्होंने एक बढ़िया पोजीशन को होल्ड किया है। किसने? एफडब्ल्यू टेलर ने। मिडवेल स्टील कंपनी में काम करते थे, लेबर की पोस्ट पे काम करते थे और लगातार इस पोजीशन को काम करते करते वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए। क्या कितने साल बाद? 6 ईयर के बाद 1884 के अंदर। और जितना भी एक्सपीरियंस किया था उन्होंने फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कैसे हम वर्कर से काम करवा सकते हैं, कितना हम करवाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये सब के बारे में उनको अनुभव हो चुका था। इसी वजह से वो क्या करने लगे थे, इसी वजह से वो एज ए कंसल्टेंट, ये होता है ना कि एक सलाहकार बन गए थे। इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 वो सलाहकार बन गए थे, ठीक है। और 1901 के अंदर उसने ये सलाह, मतलब कि जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1901 के बाद 1903 के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जिसका नाम क्या था? शॉप मैनेजमेंट था। और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी 1911 के अंदर। क्या नाम था? साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से थी और उसके अंदर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। क्लियर? ये है हमारे एफडब्ल्यू टेलर जो कि आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैं जो भी काम करूंगा मैं साइंटिफिक लॉजिकली करूंगा। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है वो इसके अंदर? आई होप अब सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। मेरी एक तरफ से अब प्रॉपर है। अब अपनी डिवाइस का थोड़ा सा ओपन कर लेना, ठीक है, बट मेरी तरफ से वो किया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पहुंचे हुए थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे जो एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिए हुए हैं कि ये प्रिंसिपल्स है, 4 प्रिंसिपल है, किसी बुक के अंदर 5 प्रिंसिपल है। तो मैं इन सबको डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। देखो, इनका मेन मोटिव ये था कि कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, उसको करने का तरीका कोई भी एक बेस्ट होना चाहिए। अब आपको भी पता है कि जैसे कि मैं कहूँ कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उनमें से किसी एक मेथड को अप्लाई करो जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले, है ना। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, है ना। उस तरीके को अपनाओ जिससे आपका टाइम भी कम लगे, आपका मोशंस भी कम हो, जिसकी आपकी एक्टिविटीज कम परफॉर्म हो, उन सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब, नॉट द रूल ऑफ थंब मिलेगा, नॉट द रूल ऑफ थंब। पता है क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है ना साइंस के, वो यूज तो करो पर इस तरीके से नहीं करना है कि जैसे जो बोल दिया फ्यूचर पास्ट के अंदर वो एज इट इज आप प्रेजेंट के अंदर यूज कर रहे हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू चेंज आप उसको यूज करो बच्चे। ये नहीं है कि जो बोला है वही करो। मोस्ट ऑफ जैसे कि छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, जितना काम कहते हैं उतना ही करके आते हैं, बट उसके हिसाब से बोला देखा जाए, किसी के पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, किसी के पास कम टाइम है तो उसको ऑब्वियस सी बात है उतना तो करना ही करना चाहिए जितना दिया है, उसे कम नहीं करना चाहिए। कभी आप सोचें कि मैम कहेंगे कि उसे कम करना चाहिए, नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस आपको अपने आप में चेंज करना होगा और उसी के हिसाब से प्रिंसिपल्स को भी यूज़ करना होगा। ये नहीं है कि जो पीछे बोला था वही एज इट इज़ आप यूज़ करते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेक्निक्स के अंदर भी आएगा। क्या कहता है कि जो आप अपने वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आप अपने वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आना भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी को भी लेकर आ रहे हो, नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और एम्प्लॉय के अंदर कैपेबिलिटी क्या है। अगर वो दोनों की दोनों एक दूसरे से मैच होती है तो आप उस वर्कर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आइए, अदरवाइज आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन को नहीं लेकर आएंगे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के गलत अपॉइंट होने से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डलता है।
तो दैट्स द रीजन जो भी आपके सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट देखो, पर्सन की एबिलिटी देखो, बीच की प्रोसेस को देखो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको हटा दो, ठीक है, कम ट्रेनिंग देनी पड़ रही है उस वर्कर को तो उस पर्सन को अपॉइंट कर लो। तो ट्रिप के बाद में उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्योंकि सभी पर्सन सभी चीज़ों में इतने एक्सपर्टीज नहीं होते, कुछ ना कुछ हमें जरूर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट जाता है प्रिंसिपल ऑफ द कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कहते हैं कि जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है उन दोनों के बीच में ना एक ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, उनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बारे में बात की जा रही है, जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ काम करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं, कॉलेज वाले बच्चे भी आते हैं, तो उनके स्कूल के अंदर मोस्ट ऑफ स्कूल का क्राइटेरिया होता है, स्कूल के काफ़ी रिजिड होता है एज कम्पेयर टू कॉलेज। उनके वहाँ पे जैसे सिलेबस चला होता है ना, मैं वैसा ही यहाँ पे अपने ट्यूशन पे पढ़ा देती हूँ। कारण क्या है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो मेरा करेंगे या फिर स्कूल वाले टीचर का करेंगे, वो तो बेचारे उन्होंने ट्यूशन क्यों लगाई है, ऑब्वियसली बात अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करने के लिए लगाई कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैंने ये ट्यूशन लगा ली है ना। अगर मैं अलग चलूँ, उनके स्कूल वाले टीचर अलग चले, वो बेचारा बच्चा बिल्कुल ऐसे ये होता है ना पिस जाता है। तो हमेशा मैं उनके साथ कॉपरेट करती हूँ, जो भी सब्जेक्ट, जो भी जैसे अकाउंट्स में 3 बुक्स होती हैं तो 3 बुक्स में से जो भी वो टीचर बुक करवा रही है वही बुक करवा दो भाई, क्योंकि उनका भी काम कम, मेरा भी काम कम हो जाता है। मैं कम दैट मीन्स मेरा काम कैसे कम होता है, क्योंकि मैं उनको समझ पा रही हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है, वो मुझे समझ पाते हैं, मैं उनको समझ पाती हूँ, दैट्स इट। इसी तरीके से लेबर और मैनेजमेंट के बीच में भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो उसको समझे, वो उसके ऑब्जेक्टिव को समझे, वो उसकी हेल्थ इशू, वो उसके रिक्वायरमेंट्स को समझे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या है कि मिनिमम एफर्ट के साथ आप क्या करेंगे, अपने क्या करने वाले हैं, अपनी 100% देंगे। समझ पा रहे हैं कि कम से कम काम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा आपके पास आउटपुट है। वो कब होगा, जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, है ना। ये कहते हैं ना कि जो पोजीशन देखो, पढ़ते सारे साल बच्चे हैं बट टॉप वही करता है जो स्मार्ट वर्क प्लस में हार्ड वर्क दोनों करते हैं, है ना। तो हमें भी कुछ इस तरीके से ही करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो सारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम है, कोई भी गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए हमने क्या की है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नहीं दी है। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवीजन होनी चाहिए। अगर डिवीजन ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से उनको वेजेस होना चाहिए। क्लियर है। तो ये बात कह रहा है कौन, F.W. टेलर जी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ एक टेक्निक्स भी हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सी है। क्या कहते हैं कि जो टेक्निक्स, पता है क्या कह रहे हैं कि आपको काम करवाना है वर्कर से, है ना, वर्कर से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करवाना है। आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करवाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना, प्रॉपर एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहले स्टडी के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, आपका जो मेन एम है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, इन डेप्थ में एनालिसिस करना पड़ेगा। रीज़न क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर एक गलत स्टेप आपने उठा लिया तो आपको 10 कदम पीछे लेके चली जाती है। जैसे कि हम, अगर मैं अपने इंडिया का एग्जांपल दूं, पैंडेमिक सिचुएशन आने के कारण, कोविड-19 आने के कारण हमारी जो इकोनॉमिक है वो बहुत ज़्यादा एक बार गिर गई थी, उसको वापस रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना उससे पहले हमें डीप में एनालिसिस करना होगा। क्यों, क्योंकि जितना हो सके हम अपने मैक्सिमम आउटपुट की ओर ध्यान देंगे। कैसे देंगे, वो तभी होगा जब हम मिनिमम एफर्ट करेंगे, प्रॉपर इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। अच्छा, काम को करने के लिए से पहले उन्होंने कहा है कि हर काम को, वर्क को डिवाइड करने से पहले उन्होंने स्टडी दी है, 4 तरह की स्टडी है। पहली स्टडी क्या है, मेथड स्टडी। जैसे मैंने कहा कि हर काम को करने के तरीके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जो भी मोस्ट सुटेबल मेथड है उसको आप अप्लाई करो। जैसे मैं मोस्ट ऑफ बच्चों को कहती हूँ, जब कैलकुलेशन करते हैं ना, जो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा कि 200 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 929 से। अब वो पता कैसे करेंगे, 200 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करके पीछे 0 0 नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हैं। और इसको और सिंपल करना है तो 9 × 200 करेंगे तो कितना होगा, 9 2 से 18 होता है, आप इजीली कर सकते हो। फिर सिंपल 29 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
जो बहुत आसान रहने वाली है। मतलब कैलकुलेशन करने के काफी सारे तरीके होते हैं, हमें केवल बेस्ट तरीका चुनना है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। मोशन स्टडी के बारे में बात की जा रही है, तो मोशन मीन्स कि कितनी आप एक्टिविटीज, कितने आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब मेरे को ये पता है कि जैसे कि आप जैसे मेरा रूल है कि अगर आप स्कूल मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने, तो आपके पास वो सभी बुक्स और वो सभी नोटबुक होनी चाहिए जो मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज़ करती हूँ। इवन पेंसिल तक की आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने कहा कि पहली बात मैंने कहा कि आपके पास अकाउंट की बुक है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, वो कहते हैं नहीं मैम। मैं कहा जाओ घर जाओ वापस आओ। फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूछा कि आपके पास बिजनेस की बुक है, वो कहता है कि मैम आज घर रह गई है। तो फिर मैंने दोबारा से फिर उसको भेजा बिजनेस स्टडी की बुक लेने के लिए, वापस गया। अब वो एक राउंड में ही आप दोनों बुक ले आता तो बेटर रहता। मोशंस मीन्स की एक्टिविटी कम होती, टाइम बचा है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, हमें उन सभी अनयूजफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना है। ठीक है। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि टाइम स्टडी का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हमें एनालिसिस करना है और फिर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना। जैसे मुझे ये पता है कि ये जो लेक्चर है आज मेरा लेंथी रहने वाला है। नॉर्मली क्या होता है 40 to 50 मिनट्स का लेक्चर होता था, आज ये लेक्चर थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। तो मैंने स्टैंडर्ड टाइम रखा है 1.5 आवर। इतने टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मुझे लेना है। तो ये टाइम स्टैंडर्ड अगर मैं इसमें कंप्लीट कर पाती हूँ तो एफिशिएंट हूँ, अगर नहीं कर पाती तो इनएफिशिएंट के बारे में बात की जाएगी। या फिर कुछ और आपके जैसे डाउट, जैसे नीचे बच्चे डाउट पूछे जा रहे हैं, उसमें भी टाइम जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपके टाइम के कितना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में। फैटिग्यू स्टडी होता है थकावट को महसूस करना, थकावट को एनालिसिस करना, मीन्स कि एक वर्कर लगातार कितने टाइम तक काम कर सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर मैं बात करूं, अगर आपके घर में कभी ऐसे मिस्त्री लगे हो, चिनाई लगी हो, तो क्या होता है जो वो 3 इंटरवल लेते हैं। इसकी एक सुबह 10 बजे लेते हैं चाय के लिए, फिर वो 2 बजे लेते हैं, फिर शाम को छुट्टी ही हो जाती है, मीन्स कि 2 इंटरवल लेते हैं। अब वो मीन्स कि इनकी थकावट कितने घंटे में रिफ्रेश हो रही है। यहाँ पर थक जाते हैं, फिर उनको चाय पिला देते हैं, फिर काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर उनको खाना लंच चाय पिला देते हैं, फिर वो फाइनली चले जाते हैं, फिर उनको चाय पिला के भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनकी थकावट को एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई किया कितने ड्यूरेशन के बाद वो क्या हो रहे हैं, थक रहे हैं, और रेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि रेस्ट देने के बाद वो दोबारा से इतना रिफ्रेश हो जाते हैं और इतनी एनर्जी के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? कितना समझ में आया बच्चे? बहुत आसान टॉपिक है। क्लियर है? पहला टेक्निक समझ में आया। दूसरा जाती है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। समझा दिया था मैंने कि कोई भी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपको अपनी जो क्राइटेरिया है वो पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हमें किस क्राइटेरिया के ऊपर हमें अपनी पोस्ट को फिल करना है। एग्जाम कंडक्ट कराना है, फिजिकली टेस्ट लेना है, कैसे क्या करना है, देन उसके बाद उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि अब देखो डेली रूटीन में आपका भी होता होगा, जैसे मेरा डेली रूटीन, मेरी डायरी के अंदर डेली लिखा होता है कि आपको इतने लेक्चर लेने हैं, आपका ये टाइम शेड्यूल है, ये काम करना है। मेरी वर्क को प्रॉपर स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं काम परफॉर्म कर पा रही हूँ तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मेरे अंदर एफिशिएंसी बहुत कम है, मेरे को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मेरे को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसी तरीके से टेक्निक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं कि हर काम को आप एक स्टैंडर्डाइज कर दो। हर काम का ये कह दो कि हाँ, वर्कर्स को ये पता है कि हाँ एक दिन के अंदर ये 3 दीवारें उठानी है तो 3 दीवारें उठाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। एक दिन के अंदर उनको 100 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, ये स्टैंडर्ड है, ये करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर उनको वेजेस कम मिल सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यही आ रहा है, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। जो जितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, जो जितनी कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा, जो जितनी ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करेगा, उसको उतना ज़्यादा ही वेजेस मिलेगा। नाम देखो, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, इसकी अलग अलग वेजेस मिलना। क्लियर है? अच्छा, स्पेशलाइजेशन एंड द फंक्शनल फोरमैनशिप। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशल हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके अंदर एरर कम करेंगे। तो जितने भी वर्कर्स हैं, अब स्कूल के अंदर जब भी कोई टीचर हायर होता है उसकी स्पेशलाइजेशन देखी जाती है ना। अब वैकेंट पोस्ट है बच्चे कॉमर्स की, टीचर आ रही है फिजिक्स की,
क्या वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ही इनको क्या किया जाए, वर्क को डिवाइड किया जाए। क्लियर है, समझ पे आ रहे हैं? स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल का हमें बहुत ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। मेंटल रेगुलेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मेंटल रेगुलेशन होता है कि आपके माइंड में आपके सोचने का तरीका, आपके करने का तरीका, ये सब कुछ चेंज कर देना। मीन्स कि वर्कर का नहीं, आपके एम्प्लॉय का भी, आपके मैनेजमेंट का भी, आपके मैनेजर का भी, सबका मेंटल रेगुलेशन होता है कि माइंड के अंदर एक क्रांति लेके आना कि हमें ये करना है तो करना है, इसके करने से मुझे ये फायदा मिलेगा, इसके करने से मुझे वो फायदा मिलेगा, है ना। तो ये होते हैं मेंटल रेगुलेशंस। आई होप ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, किसने दिया था, इसकी स्टोरी जरूर याद रखना, क्योंकि अगर स्टोरी याद रखिए तो इजिली याद हो सकता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के बाद FW जो टेलर ने दिया था, अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। ये मैं बार बार रिपीट करूंगी, हर पॉइंट में रिपीट करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए कि आपके जो मेन थ्योरी थी वो क्या थी, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उनके 3 स्टूडेंट्स थे, 3 बच्चे थे, चिल्ड्रंस है, ठीक है। पहले का क्या नाम दिया मैंने, क्लासिकल थ्योरी, जिसको मैंने मिस्टर एक्स बोला। दूसरे का नाम क्या था, मिस्टर वाई, जो कि न्यू क्लासिकल थ्योरी के बेस पे काम करता है। तीसरे को बोला मैंने जेड बच्चे का नाम है, और इनको बोला मॉडर्न थ्योरी। फिर इनकी भी शादी होगी, इनकी भी फैमिली हो चुकी है, फिर 3 2 के बीच में आगे बढ़ चुके हैं। 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे पे हम पहुंच चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, ये दी किसने दी? थर्ड थ्योरी है, दी थी हेनरी फ्योलजी ने। हेनरी फ्योलजी ने इस कंसेप्ट को दिया था। अच्छा, हेनरी फ्योलजी दिखते कैसे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। FW टेलर जी आगे मैं पिक्चर के साथ इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा याद जल्दी हो जाता होगा, है ना। हेनरी फ्योलजी इनकी अगर थ्योरी जानेंगे तो इनकी थ्योरी थोड़ा सा अलग है FW टेलर से, क्योंकि जैसा जैसे एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो वैसी वैसी थ्योरी देंगे। उन्होंने लेबर लेवल से स्टार्ट किया था, तो लेबर के ऊपर उन्होंने काम किया। इनका करियर जब स्टार्ट हुआ था ना, इनका करियर टॉप लेवल, मतलब कि लेवल अच्छा था, मिड लेवल से स्टार्ट हुआ था। और जैसे जैसे मिड लेवल से काम करते 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 उसी कंपनी के अंदर वो आगे चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच चुके थे। चलो, इनकी स्टोरी को जानते हैं। एक बात और बतानी थी कि जो FW टेलर है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। और हमारे हेनरी फ्योलजी को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये लाइनें दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। इनका जो करियर है यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1816 के अंदर। फ्रांस की कंपनी थी जहाँ पर इन्होंने की जो पोस्ट थी, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे इन्होंने काम किया। और उसी कंपनी में लगातार काम करते करते, क्योंकि जब उन्होंने ज्वाइन किया था ना इस कंपनी को, फ्रांस कंपनी थी जो उस टाइम ना, उस कंपनी की सिचुएशन इतनी बुरी थी कि वो बैंकक्रप्ट होने वाली थी, इसकी दिवालिया घोषित होने वाली थी। बट हेनरी फ्योलजी के अंदर दम था भाई, हेनरी फ्योलजी के अंदर पावर थी, कैपेबिलिटी थी, स्किल थी। अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटी को यूज करते करते उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को नीचे से ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। अब उसने कैसे पहुंचाया, तो स्किल तो कंसेप्चुअल हो गया ना, उसके अंदर पढ़ा था, याद है जो हमने 3 लेवल्स के अंदर डिफरेंशिएट किया था कि जो टॉप लेवल होते हैं उनको कंसेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो मिडिल लेवल होते हैं उनको ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोअर लेवल होता है उनको टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो हेनरी फ्योलजी है उनके अंदर कैसी स्किल थी, कंसेप्चुअल स्किल थी, कि जिन्होंने इस बैड कंडीशंस वाली कंपनी को, बैंकक्रप्ट वाली कंपनी को इस फॉर्म में लेके आए, इतना चेंज लेके आए कि वो अभी फिलहाल प्रोग्रेस में है ना। तो उन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी अनुभव किए, अपने मैनेजमेंट लेवल पे ही किए थे। और उनका मानना है कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी इजीली ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट प्रोसेस वीक है तो वो इजीली ग्रो नहीं कर सकती, काफ़ी सारी हर्डल्स आने वाली है। तो इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो मैनेजमेंट के ऊपर थे, तभी इनको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, प्रशासन करना, कैसे किसी काम को करवाया जाता है लोगों से, कैसे किसी काम को से करवाया जाता है अपने एम्प्लॉय से, अपने नीचे जो जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनसे हम काम करवाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं?
तो स्टोरी समझ में आ गई है। अब जिस लेवल पे उन्होंने काम किया उसी के लेवल से इन्होंने काम अपनी थ्योरी दी है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जो FW टेलर की जो थ्योरी है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी, हेनरी फ्योल ने की थी, जो कि क्लासिकल थ्योरी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता था, फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। रूल रेगुलेशन इनको पता था कैसे बनने चाहिए कंपनी के अंदर। जनरल मैनेजमेंट थ्योरी की तरह काम करता है। इन्होंने ग्रुप के ऊपर फोकस किया, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। ये बात नोट करने की है। क्यों नोट करने की है, क्योंकि देखो हर थ्योरी में ना कोई डीमेरिट्स है। पहली जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी जो हमने की है, एक सेकेंड कहाँ गया, पहली जो ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है इनके अंदर जो डीमेरिट मुझे लगी, जो इसमें दी भी हुई है, वो ज़्यादा रिज्ड है। ठीक है, वो ये कहता है कि बस काम से मतलब है, डजेंट मैटर। इसने कहा कि मैं इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के ऊपर काम करता हूँ, इंडिविजुअल की स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम करता हूँ। जितना वर्कर काम करेगा ना उतनी उसकी वेजेस होने वाली है। इसने कहा कि मैं एक के ऊपर नहीं, मैं ग्रुप के ऊपर बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैनेजर है, मैनेजमेंट है, ग्रुप के साथ चलेगा तभी तो कंपनी के अंदर कम प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। यहाँ पर इन्होंने लेबर पे बात इसलिए क्योंकि इसको पता था कि लेबर कितना काम कर सकता है, कितना उसने किया है, उसको कंपेयर करने की बात करी थी। दैट्स द रीजन कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरी है वो ग्रुप की बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करता। समझ में आ गया? ये जो भी समझाया ना ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, हेनरी फ्योल जी ने 14 प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, काम को बांट दो, जितना काम है उस काम को बांट दो। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना। ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल में काफ़ी सारे काम होंगे। मेन जो हेड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रिंसिपल है आपकी, ठीक है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, देन मैंने आपको डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, और साथ ही साथ फिर स्टाफ हेड का दिया था। देन यहाँ पे जो पीएन हेड है, पियोन हेड के बारे में। स्टाफ हेड के अंदर क्या है, मान लीजिए स्कूल के अंदर चारों डिपार्टमेंट है, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, और कॉमर्स भी है, आर्ट भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क का पॉइंट समझा रही हुई फिलहाल। ठीक है, अब देखो एक स्टाफ है, मेन एक ही हेड होगा इसका। ठीक है, इसने इस काम को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, 4 हेड्स में बांटा हुआ है। इन यहाँ के टीचर अलग होंगे, 4-5 टीचर यहाँ पे है, 4-5 यहाँ पे है, 4-5 यहाँ पे, 4-5 यहाँ पे। सभी टीचर अपना अपना काम कर रहे हैं। इस मीन्स की पूरा काम क्या है हमारा, एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन प्रोवाइड करना क्लासेस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और जेंडर के हिसाब से। मीन्स कि बॉयज़ को अलग टीचर पढ़ाएंगे, गर्ल्स को अलग टीचर पढ़ाएंगे। हर काम को क्या कर दिया, बाइफर्केट कर दिया। कैसे किया है, उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे। अब ये तो नहीं है कोई आर्ट वाली टीचर क्या है कॉमर्स पढ़ा लेंगे, नॉन मेडिकल पढ़ा लेंगे, या फिर मेडिकल वाले टीचर कोई कॉमर्स पढ़ा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन के बेस पे होगा। सबसे पहली बात है हमने काम डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किसके बेस पे, जो भी टीचर जिस भी काम में स्पेशलाइज्ड है, जो भी उसके अंदर एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन के बेस पर, जिसके कारण उसके काम करने की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, काम तो बांट दिया कि काम ऐसे ही हो जाएगा। काम को परफॉर्म करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। विदाउट पावर तो अपने काम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट करने का मतलब अपने काम को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल को काम लेना है, प्रिंसिपल को रिजल्ट चाहिए, और इनको काम करवाने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना। स्टाफ हेड को क्या कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी, तभी तो वो आगे काम करवा पाएगा। यस या नो, दैट्स इट। तो यहाँ पर पावर को मतलब होता है अथॉरिटी। मीन्स कि उनके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी वो काम परफॉर्म कर पाएंगे। और जो काम दिया है, जो ड्यूटी दी है, उसे बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी और पावर हमेशा एक साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, मीन्स कि अगर आपने पावर दी तो तभी ड्यूटी परफॉर्म होगी। अगर ड्यूटी दी है तो ऑब्वियस ही बात है पावर भी साथ में दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। अथॉरिटी रेफर टू मीन्स दैट द लेजिटिमेट द पावर टू द मेक द डिसीजन, गिव द ऑर्डर एंड द एलोकेट द रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक बर्डन नहीं कहेंगे, नहीं,
जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें ये काम परफॉर्म करना है। ठीक है, वो काम तभी परफॉर्म होगा जब आपके पास क्या होगी, पावर होगी। ओके जी। अच्छा, थर्ड जो प्रिंसिपल है किसका, हेनरी फ्योल जी का, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, एक आपकी रेगुलरिटी बनाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे आप सभी स्टूडेंट्स की डिसिप्लिनिटी होगी कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, अपना डेली का जो भी जैसे कि ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, जो भी काम करते हैं वो करने के बाद आप डायरेक्ट आप अपनी कॉलेज के अंदर जाते हैं, जो कॉलेज के बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। ये एक आप जो भी काम किसी रेगुलर टाइम पे कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है, जो टाइम आपने सेट किया हुआ है, अगर आप उसी टाइम पे डेली करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसिप्लिन है ना, कि आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं, कि आपको ये पता है कि 6 से 8 मुझे रेडी होना है, ठीक है, 8 से 2 मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है, 2 से 6 मुझे लाइब्रेरी जाना है। डेली आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें, ये रूल्स ही तो हैं। कहते हैं अपनी लाइफ के अंदर रूल्स होने चाहिए, अगर आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो दैट मीन्स आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन होना चाहिए अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करना चाहते हैं। किसी आपको पता होगा हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर लेक्चर जो पीरियड है वो डिफाइन होते हैं कि 11 बजे आपका ये लेक्चर लगेगा, 12 बजे आपका ये लेक्चर है। इससे स्टूडेंट के अंदर भी क्लैरिटी आती है, टीचर्स के अंदर भी क्लैरिटी आती है, कोई लेट नहीं होता। दैट्स अ डिसिप्लिन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी, बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूज करता है, मेरे को तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कंफ्यूजन है, बट आज से किसी भी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये पिक्चर नजर आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मम्मी है और ये है पापा जी। मम्मी है, पापा जी हैं, ठीक है। मम्मी कहती है ये काम करो, पापा ने आपको दूसरा काम दे दिया। दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरा काम मम्मी ने दे दिया, तीसरा काम पापा ने दे दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, क्या पता आपकी एक बड़ी बहन या भाई है, वो भी आपको काम दे रहा है, इसको भी दे दिया। मीन्स कि एक व्यक्ति को 3 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करे। ऑर्डर मिलना मीन्स कि कमांड मिलना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। समझ पा रहे हैं? अगर ये कमांड केवल एक ही व्यक्ति से मिले, मीन्स कि आपकी मम्मी से ये कमांड तीनों बच्चों को मिले, तो थोड़ा सा सिंपल नजर आ रहा है। ये कंफ्यूजन था पिक्चर, यही तो है यूनिटी ऑफ कमांड। मीन्स कि ऑर्डर देने वाला व्यक्ति केवल एक होना चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अगर ज्यादा हुए तो कंफ्यूजन होगा, एक हुआ तो क्लैरिटी होगी। ठीक है, नजर आ रहा है कि सभी व्यक्ति इसी के नेतृत्व के हिसाब से चले। जो ये बोल रहे हैं देखो सभी एक की तरफ जा रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं बिखर रहा है ना। तो ये कंपनी के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अगर काफी सारे सुपरवाइजर हुए, सभी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंफ्यूजन जनरेट होगी। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को यूज करो, जो कि हेनरी फ्योल जी ने दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब देखो, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने ह्यूमन बीइंग को मतलब जो अपने वर्कर्स उनको देखना, है ना। बट अगर मैं कहूं कि जो एम्प्लॉइज हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये सारे के सारे एम्प्लॉइज हैं, ओके, इसमें से 3 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं। ये 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि अलग चल रहे हैं, और ये 3 अलग चल रहे हैं। ये सारे के सारे अलग चल रहे हैं। 6 व्यक्ति अलग चल रहे हैं, 3 अलग चल रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है किसी इस पॉइंट पे पहुंचना है तो बहुत देर लगेगी, ठीक है। बट अगर ये सारे के सारे एक ही रास्ते पे चले, एक ही पाथ को लेकर चले, ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एक ही प्लान को फॉलो करें, ठीक है, एक ही वे को फॉलो करें, इस तरीके को फॉलो करें, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे ऐसे घूमने की बजाय आप सीधा डायरेक्ट इस पे पहुंच सकते हो। नहीं पहुंच सकते हो। तो डायरेक्शन होता है किसी काम को करने के तरीकों को दिखाना अपने एम्प्लॉइज को, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी से अचीव कर पाए। दैट्स इट। क्या दिक्कत है इसमें? आई होप नहीं होगी। यूनिटी ऑफ कमांड, एक व्यक्ति से ऑर्डर मिलना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि सभी व्यक्ति एक ही ओर चलना। इन सबको अलग अलग एक्टिविटीज दी हुई है। कोई सेल डिपार्टमेंट है, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, कोई कैश डिपार्टमेंट है, कोई कैपिटल डिपार्टमेंट है, कोई हमारे एसेट्स डिपार्टमेंट है। सभी का डिपार्टमेंट अलग अलग है, बट सबका मेन मोटिव क्या है, ये जो इसने डिसाइड किया हुआ है, इसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से, इसके द्वारा बताया गया वे के रास्ते के हिसाब से सारे के सारे लोग चलेंगे। दैट्स इट।
नेक्स्ट जाते हैं सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सिंपल सा अगर इसका मतलब बताऊं, पता है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैंने ऊपर बताया, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट दैट मीन्स मैं कहूँ कि जैसे आपको अगर हॉलीडे प्रोवाइड की गई है और हॉलीडे के अंदर आपको ऑफिस का वर्क करना है, आपने ऑफिस का वर्क ना किया, आप अपने फैमिली को लेके कहीं घूमने चले गए या फिर अपना खुद का काम करने लगे, ठीक है। आपको कोई गाड़ी दी है, उस गाड़ी का आप पर्सनली ज़्यादा यूज़ करते हो एज कम्पेयर टू ऑफिशियल यूज़, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना, आपकी एथिक्स के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने इंटरेस्ट की बजाय पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट है कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रेसिडेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मीन्स कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर आपको, मीन्स कि अपने इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना है। दैट्स इट। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? मीन्स कि सभी के सभी पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की ओर देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, रेमुनरेशन के बारे में बात कीजिए। रेमुनरेशन क्या मतलब क्या है? काम करने के बदले आपको पैसे देना। दैट्स इट। ये कहते हैं कि काम करो पैसे लो, पर एक फिक्स स्टैंडर्ड आपको जरूर सेट किया, जैसे कि डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि जो जितना काम करेगा मैं उतने ही दूंगा, बट इसने कहा है कि एक फिक्स स्टैंडर्ड है वो जरूर सेट करो, जिससे क्या है एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जितना काम किया जा रहा है उसके हिसाब से आपको फेयरली पे करना चाहिए। मीन्स कि मान लीजिए दिन के 300 रुपये 400 रुपये जो भी फिक्स किया हो वो तो जरूर देने ही देने होंगे, ठीक है, जिससे वो क्या है मोटिवेट होता रहेगा और डेली बेसिस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आएगा। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? देखो इस पिक्चर से नजर आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये पिक्चर। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर जो है ना, पावर जो है किसी कुछ लोगों के हाथ में रहना, ठीक है। मीन्स कि ये नजर आ रहा है मिस्टर एक्स है, ये मिसिज एक्स है, इस कंपनी की जो सारी की सारी पावर इस दोनों कपल्स के पास है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेने हैं, जितनी भी पॉलिसी बनानी है, जो भी पॉलिसी आगे रेगुलेट करनी है, ये ही करेंगे। मीन्स कि आगे अगर कुछ चेंज करना है तो भी ये करेंगे। कहने का मतलब सारा का सारा काम इनके हाथ में और फिर ये फाइनली आगे सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो पावर कितने लोगों के हाथ में? सेंट्रलाइज है, मीन्स कि ज्यादा फैल नहीं रही है, ये कुछ लोगों के हाथ में है। बट अगर बात की जाए डिसेंट्रलाइज में होती है, मीन्स कि सभी लोगों के पास क्या है, मीन्स कि मोस्ट ऑफ लोगों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति है ना, सबके पास पावर होना दैट मीन्स डिसीजन लेने का अधिकार होता है। तो आपने कभी एक पॉइंट देखा है कि इक्विटी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है वोटिंग राइट की, होती है नहीं होती है? तब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी पावर कुछ लोगों के हाथ में रखनी है तो हम इक्विटी को कम यूज करते हैं और डेट को ज्यादा यूज करते हैं। आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसीजर को फॉलो करना, एक लेवल को फॉलो करना। ये देखो एक इमेज मैंने आपको सामने लिखी है जिसको हम गैंग प्लैंक भी कहते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जी पॉइंट से आपको नजर नहीं आ रहा बट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया। अगर इनको किसी से बातचीत करनी है तो एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इन केस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी कि डी को ओ के साथ बात करनी है, तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है, बट जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे? गैंग प्लैंक कहेंगे, जो कि ब्रिज का तरह काम करते हैं। एक स्केलर चेन है, नॉर्मल वे से स्केलर चेन के अंदर काम होगा। अदर इन केस किसी तरीके की इमरजेंसी है या फिर मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अभी नहीं बताई तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो सकता है, बिजनेस बहुत लो में जा सकता है या बहुत इफेक्ट हो सकता है, तो ज़रूरी है कि आपको ये ब्रिज का यूज़ करना होगा। तो स्केलर चेन का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है ऑर्डर। अरे बच्चे, विदाउट ऑर्डर तो आप काम करते ही नहीं है। स्कूल में बच्चों को काम दे दे या आपको मैं अगर काम दूं तो आपको भी ऑर्डर देना पड़ेगा, मीन्स कि आपको कमांड देनी पड़ेगी। बिना कमांड के आप काम नहीं करेंगे, तो ऑर्डर तो बहुत ज़रूरी है। 12th मार्क्स पॉइंट पे आ जाता है। आई होप नंबरिंग की मिसिंग हुई है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमेशा इक्विटी जो होता है 11 मार्क्स पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप इसी से हिसाब से देख लेना। इक्विटी का मतलब होता है सभी एम्प्लॉय को सेम तरीके से ट्रीटमेंट देना,
सेम तरीके से ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या है, किसी भी तरह का उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करना, पक्षपात नहीं करनी है। जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं, अपने एम्प्लॉय के साथ इक्वली ट्रीट करेंगे, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे उनके कलर, उनके कास्ट, उनके जेंडर, उनके रिलीजन, उनकी पोजीशन के बेस पे। समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, समझ में आ रही है इक्विटी का मतलब क्या है। नेक्स्ट जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर फॉर द पर्सोनल। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोग आए हैं वो नोट करो कितने टाइम तक है, आ जाए, 2 महीने रुके, फिर चले गए, क्या चल रहा है जी, नोट करना है। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जो पर्सोनल है, मीन्स की जो एम्प्लॉइज है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना है। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो रीजन ढूंढो, अगर बन रहे हैं तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है जो कि आपकी एम्प्लॉय एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रख पा रहे हैं, उनको उदास रख रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल फॉलो करना। मीन्स की ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसकी जो नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी एम्प्लॉइज होती हैं। जैसे कि जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके जो स्टाफ होते हैं ना, नर्स स्टाफ होती है, ठीक है, नर्स जो भी मतलब स्टाफ में मेंबर होते हैं, कोई कुछ इक्विपमेंट पढ़ाता है, कोई कुछ इक्विपमेंट पकड़वाता है, तो अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं कर सकता। दैट्स द रीज़न उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रखने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉइज। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, पहल करना। जैसे बहुत बार मैं कहती हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी इवन मैं कहूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी बार कॉम्पिटिशन्स होती हैं, है ना, होली, दिवाली, फेस्टिवल्स, जो हरियाली तीज बनाई जाती है, ठीक है। इवन मैंने देखा यहाँ पर हरियाणा दिवस जैसे बनता है 1 नवंबर का, तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस तरीके से पार्टिसिपेट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्लियर है? टेकिंग द इनिशिएटिव का मतलब है आप भागीदारी लो हर एक्टिविटीज़ के अंदर। मैंने बोला था ना कि आपके 14 प्रिंसिपल की जगह ये देख लेना बच्चे, ठीक है। स्पिरिट द क्रॉप का मतलब क्या है, एक कम्युनिटी के साथ काम करना, एक ग्रुप के साथ काम करना, एक आपके अंदर ना आई की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं कहते मैं नहीं होना चाहिए, हम के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? टीम वर्क मीन्स की टीम के साथ बिल्डिंग होनी चाहिए, टीम के साथ वर्किंग होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे ये जो तीनों स्टेप्स थे, ब्यूरोक्रेटिक जो कि मैक्स वेबर ने दिया, साइंटिफिक जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि हेनरी फ्योलजी ने दिया, ये आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तो है, और किसके लिए है वहां पे कमेंट करो। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नियो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। नियो क्लासिकल थ्योरी जो कि किसकी है, मिस्टर वाई की है। मिस्टर वाई किसका बच्चा है, दादाजी का। दादाजी दैट मीन्स आपके दादाजी, ये आपके पापा जी तो कंप्लीट हो गए हैं जो कि क्लासिकल पुरानी सोच से बिलोंग करते थे। अब इसमें कुछ कमियां होंगी ना, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगी। 2 मिनट दो मुझे। कमियां थी तभी तो ये न्यू क्लासिकल आया है। देखो मैंने थ्योरी क्या बताई थी, काफी सारे पर्सन्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कर करके हम यहां तक पहुंच गए हैं, है ना। तो यहां पर क्या कमियां थी, इन्होंने ह्यूमन बीइंग को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इन्होंने बस काम से मतलब लिया है। इसीलिए न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग को फोकस करती है, ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को फोकस करती है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन को देखा गया है। बिहेवियर थ्योरी 2 पर्सन्स हैं। अब आपके जो चाचा जी की बारी आ गई, उनके भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ह्यूमन रिलेशन, दूसरे का नाम है बिहेवियर थ्योरी। चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। अब देखो ये जो क्लासिकल थ्योरी का पूरा कंक्लूजन अगर मैं बताऊं, क्लासिकल थ्योरी क्या है, जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी वो किसके ऊपर फोकस करती थी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के ऊपर फोकस करती थी। बट साइंटिफिक जो कि एफडब्ल्यू टेलर जी ने दी थी वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जी किसने दी थी, हेनरी फ्योलजी ने दी थी, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया क्योंकि उनका अनुभव इस फील्ड में रहा है बच्चे, दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट अगर बात की जाए न्यू क्लासिकल थ्योरी डिस्कस करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
करें स्टार्ट। न्यू क्लासिकल थ्योरी की अगर बारे में बात की जाए, अब देखो क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमियां थी, वो भी मैंने बता दी जो थी, ठीक है। अब उन्हीं कमियों को मिटाने के लिए ये पॉइंट आया है, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी, उन्होंने ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी भी तरह का फोकस नहीं किया है, सोशल एलिमेंट के ऊपर किसी भी तरह का फोकस नहीं किया। तो न्यू क्लासिकल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो मेन मोटिव है, यही है कि ह्यूमन बीइंग और सोशल एस्पेक्ट को बहुत ध्यान में रख के उन्होंने थ्योरी बनाई है, उनको स्टडी किया है। तो इनको स्टडी करने के लिए उन्होंने बताया, मैंने मिस्टर वाई है, ये याद है या भूल जाते हो बार बार? इतनी बार तो मैंने ही बता दिया है। अच्छा, मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई के दो बच्चे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। पहले का नाम क्या है? ह्यूमन रिलेशन है, दूसरे का क्या है? बिहेवियर साइंस थ्योरी है। पहले को डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को। ये जो है थ्योरी किसी ने, हर एक थ्योरी किसी ना किसी ने दी है। ये जो दी है हमारे एल्टन मायोजी ने। दिखा देते हैं आपको उसकी इमेज भी। क्या कहते हैं एल्टन मायोजी? नजर आ रहा है हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्यों हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बीइंग को साथ में लिया, वो अपनी इमोशंस को, लोगों की इमोशंस को समझ रहे हैं। उन्होंने इनका जो करियर है, इनकी भी एक स्टोरी समझा के फिर आपको इसका आगे समझाती हूँ, क्योंकि तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या चल रहा है इनके साथ, क्या है इनके एक्सपेरिमेंट में। इनका जो वर्कफोर्स है, इन्होंने जो करियर है वो स्टार्ट किया था कंपनी के अंदर, और वो कंपनी थी आपकी हाथरॉन कंपनीज, जो कि आपकी शिकागो के अंदर है, ठीक है। उन्होंने उसी कंपनी के अंदर ना 29,000 कुछ एम्प्लॉय थे, उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा, एल्टन मायोजी, ये एल्टन मायोजी हैं, ठीक है, एल्टन मायोजी हैं। इन्होंने कहा कि मैं कुछ वर्कर्स को तो पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ दूंगा, उनके ऊपर पूरा फोकस करूंगा, और कुछ वर्कर्स के ऊपर किसी भी तरह का फोकस नहीं करूंगा, मैंने बस काम दे दिया, फाइनली कुछ दिनों के बाद मैं काम लेने आऊँगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि इनको पूरी इन्वायरमेंट भी दिया, इनको पूरी फैसिलिटीज़ दी, उनकी इमोशंस को समझा, उनसे बार बार चेकआउट किया जा रहा है, उनके मिलने के लिए जा रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस, दोनों की परफॉर्मेंस में दिन रात का फर्क निकला। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि इनके ऊपर फोकस करने से, इन वर्कर्स के ऊपर फोकस करने से इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आई एज कंपेयर टू इनकी परफॉर्मेंस। इनकी कम परफॉर्मेंस है, इनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। इस वजह से इन्होंने कहा कि एम्प्लॉय के, जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ये कंपनी के अंदर ही आपने एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स द रीजन इसको हाथरॉन एक्सपेरिमेंट वर द सीरीज ऑफ द स्टडी कंडक्टेड की गई थी 1920 में, 1930 में। किसके द्वारा? एल्टन मायो के द्वारा, जो कि शिकागो के अंदर है। उन्होंने डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स को अप्लाई करके देखा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है? जब उनको वर्कर्स को ये फील हो रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी वैल्यू को एनहांस किया जा रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई। जैसे मैं कहूँ, अगर मैंने खुद ही इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मैं इन एक्सपेरिमेंट्स को करके देखूँ ना। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ टेस्ट करते वक्त, उनकी राइटिंग अच्छी होती है, ये रियलिटी है। अगर मैं जैसे ही थोड़ा सा उधर उधर मूव कर जाती हूँ, तो एक पेज जैसे ही उन्होंने लिख दिया, वो बहुत गंदा लिख दिया। ऑब्जर्वेशन, समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से इसे हाथरॉन इफेक्ट भी कहते हैं। उन्होंने 29,000 वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसी कंपनी में किया था। उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ठीक है। उनके अभी तक हमने क्या देखा? कोई सी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ, कोई सी भी तरह का बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने ह्यूमन बीइंग के ऊपर फोकस किया है। अब देखो, जैसे ही पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात आ जाती है, तो पर्सनल आते ही तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? जहाँ पर रिलेशनशिप इजिली क्रिएट हो जाते हैं, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के अंदर, कि कैसा किसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है, यहाँ डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यही है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तभी कह रही थी फर्स्ट चैप्टर आपका बेस है, ठीक है। ये ग्रुप के अंदर काम करने के बारे में बात करता है, इसको डेवलप किया था एल्टन मायो ने, ठीक है। फ्लैट स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज रखता है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? कुछ लोगों के हाथ में पावर होना। अब कुछ लोगों के हाथ में पावर होगी तो ऑब्वियस ही बात है, ये दो पर्सन ही हैं जो डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे बस
दायरा है। वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फ्लैट है, ठीक है, आपका टॉल स्ट्रक्चर है, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल समझ लीजिए फ्लैट स्ट्रक्चर है ही, ठीक है। ये हो गया थ्योरी कंप्लीट। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आर की कंपोनेंट ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल अप्रोच, जस्ट अ मिनट, टू अ मैनेजमेंट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल फैक्टर्स एंड द ह्यूमन बीइंग। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा इन्होंने एम्फिसाइज किया था किसके ऊपर, नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की उन्होंने बहुत कोशिश की और उनके साथ तालमेल बिठाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जैसे भी सोशल नीड्स हैं उनकी, कोई भी मोटिवेशन का पॉइंट है, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, उनके वर्किंग इन्वायरमेंट हुआ या फिर पार्टिसिपेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया, ठीक है। लाइटिंग अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि किसी फैक्ट्री के अंदर लाइट नहीं है, उस फैक्ट्री में लाइट प्रोवाइड कर दी, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा करवा दिया, एयर कंडीशनर की फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो वहाँ पे जो जैसे ही एम्प्लॉय थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट, समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी का मतलब क्या है, ये जो थ्योरी है ये भी किसी ने दी थी। अब ये समझ में आ गया बच्चे आपको, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी है, एल्टन मायो जी ने दी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बिहेवियर थ्योरी, स्पेसिफिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के बारे में बात की है, यहाँ पर बिहेवियर को एनालिसिस किया है, किसके, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को एनालिसिस किया है। अच्छा, ये थ्योरी किसने दी है, इसका भी चेहरा दिखा देते हैं हम आपको, नजर आ रहा है, अब्राहम मैस्लो जी ने इस थ्योरी को दिया है, जिसे हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत बार मिलने को मिलेगी कि नीड हायरार्की थ्योरी बोल रहे या फिर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, कैसे भी लिख सकते हैं। इनकी ये थ्योरी का पूरा सारांश है। इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो कि जो मैस्लो की जो थ्योरी है वो 5 स्टेजेस के अंदर निकली हुई है। वो कहता है कि पहला स्टेज क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, पहला स्टेज क्या होना चाहिए, वो कहते हैं कि पहले हमें जो एम्प्लॉय है ना, हमें उनकी बेसिक नीड जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। बेसिक नीड क्या है उनकी, जैसे कि रोटी हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, नॉर्मली सभी पर्सन्स की बेसिक नीड्स होती है ना। अब इन बेसिक नीड्स को उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइड किया, उनके मुताबिक उन्होंने क्या किया, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी, मीन्स कि उतना पैसे उनको अरेंज करके उनके अकॉर्डिंग उनको काम करके देने, जैसे उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग उतना पैसा उन्होंने उनको दिया जिससे उनकी बेसिक नीड क्या है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जैसे ही उनकी बेसिक नीड को कंप्लीट हो जाती है, सोशोलॉजिकली जो नीड्स कंप्लीट हो रही है, ठीक है, उस कंप्लीट होने के बाद लोगों के मन में आ जाती है सेफ्टी का डर कि वो क्या सेफ है या नहीं है। जैसे भी किसी भी कंपनी के अंदर वो काम कर रही है, ठीक है, वो ये देखते हैं कि इस कंपनी के जो ग्रोथ है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने के बारे में बात करेंगे, अगर हो रही है तो ऑब्वियस ही बात उस कंपनी में स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे सेफ्टी की बात की जा रही है, तो सेफ्टी बात आ जाती है मनी से, कि उसका जो घर है या फिर उसकी जो हेल्थ है ये सब सेफ है या नहीं है, ठीक है। इन सब के रिगार्डिंग वो अपने आप को सेफ करेगा, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग इंश्योरेंस हो गई, ये अपना खुद का घर लेगा, ये सभी सेफ्टी के अंदर आते हैं। जैसे ही सेफ्टी की नीड कंप्लीट हो जाती है, तीसरी नीड हो जाती है उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की। लव एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, हर कोई चाहता है देखो अपने रिलेशनशिप क्रिएट करना, हर कोई चाहता है कि मुझे कोई जाने, हर कोई दूसरा पर्सन चाहता है कि हाँ मेरे समाज के अंदर क्या है, मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया जाए, मेरे को एक्सेप्ट किया जाए, चाहता है नहीं चाहता। तो अब आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसे हम ये कहेंगे लव एंड अफेक्शंस। ये कहते हैं ना कि दोस्ती, फैमिली, प्यार, मोहब्बत, ये सभी चीज़ें के बारे में बात की जा रही है। खुद की एक्सेप्टेंस, खुद की समाज में लोगों द्वारा लोगों को द्वारा मुझे अपनाया जाए, यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही बिलोंगिंगनेस और लव अफेक्शंस का पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, उनके अंदर फुलफिल हो जाते हैं कि हाँ मेरे अंदर, मेरे पास अब सब कुछ है, मेरे पास मेरी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है, मैं सेफ भी हूँ, मेरे पास फैमिली भी है, फिर आ जाती है कि उसको स्टेटस एनहांस करना है। स्टेटस एनहांस मतलब कि उसकी इमेज एनहांस करना है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी अचीवमेंट्स वो बढ़ानी है भाई। अब आपने कई बार देखा वो काफ़ी सारे जो पर्सन्स होते हैं वो पढ़ते चले जाते हैं, क्यों करते हैं? बस ये लेने के लिए कि इस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है हमारे घर में,
होता है, देखने को मिलेगा। कोई ट्रिपल मास्टर्स कर रहा है, कोई 8 टाइम मास्टर्स कर रहा है, तो ये सभी क्या है, वो स्टेटस को एनहांस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पर जाता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट दैट मीन्स इतनी सारी नीड्स को कंप्लीट करने के बाद अब आ जाता है इंसान के अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में बात की जाती है, जब वो क्या करता है, अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में, इसके अपने नॉलेज के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, कि वो और कैसे अपनी नॉलेज को क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, अब एक सेकेंड, क्लियर है, आ रहा है इतना समझ में? चलिए, तो ये था आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसने कहा कि वो अपने इन 5 थ्योरी को बताते हैं, अगर उनकी जैसे जैसे ही कहते हैं ना कि वैसे कभी भी इंसान की जो इच्छाएं हैं कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर उसको आज ये मिल गया तो दूसरे टाइम पे वो मांगेगा, वो मिल गया तो तीसरे टाइम पे कुछ और मांगेगा, तो यहाँ पे ये हमेशा चलती रहती है। बट फिर भी मास्लो जी ने, अब्राहम मैस्लो जी ने नीड हायरार्की थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, ये 5 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। मैस्लो के बारे में अगर जानना है तो आप इसको PDF से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपकी मैस्लो जी के बारे में। वैसे भी मैं आपको बताती हूँ बिहेवियर थ्योरी काफ़ी सारे पर्सन्स ने दी हुई है, ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब अगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए वो ये है, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूँ पॉपुलर है, वो भी ये क्या है, अब्राहम मास्लो जी हैं। अदरवाइज जो फ्रेडरिक हेल्सबर्ग है, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, X और Y। ये कहता है कि अगर एक तो खुद के अंदर ही मोटिवेशन होता है, इंसान काम करता है, दूसरा उसको ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है, उन्होंने इस तरीके से थ्योरी दी है। डगलस MC जॉर्ज ने क्या कहा है, सॉरी, जो मैंने अभी पहले बताया कि एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद थोड़े लेजी होते हैं, वो यहाँ आते हैं, Y के अंदर कैसे आते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। फ्रेडरिक हेल्सबर्ग ने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी, कि ऐसे कोई 2 फैक्टर्स होंगे जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि आपको ये काम करना है, ठीक है। वैसे आगे आएगा ये मोटिवेशन की थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वहाँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब आपको इसको रीड कर सकते हो कि किसने ये थ्योरी दी है। ग्रुप के बारे में बात करता है। अब ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, ग्रुप के बारे में बात करेगा, कौन, ह्यूमन रिलेशन। पर्सनल रिलेशनशिप है तो यहाँ पे इनफॉर्मल आ जाता है, कम्युनिकेशन, फीडबैक, हायरार्की के साथ काम करता है। हायरार्की तो मेन इसका पॉइंट है, क्लियर है। यहाँ पर हो जाती है आपकी ये थ्योरी भी कंप्लीट, ठीक है जी, ठीक है। ये नीचे अगर आप एग्जाम में आ जाता है, वैसे आप इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखना है क्वेश्चन इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाता है आपके दोनों पॉइंट्स कंप्लीट। ये है आपको थ्योरी दी थी मास्लो जी ने, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आ गया कि किसने क्या कुछ दिया था? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट हो गई है, मिस्टर एक्स भी कंप्लीट हो गई, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। मिस्टर वाई है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक ट्री की तरह आपको समझा रही हूँ। उम्मीद करेंगे सभी बच्चे स्टार्टिंग से बने आ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दादाजी थे, दादाजी के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों के आगे फिर फैमिली क्रिएट हुई, तीनों 2 फैमिली हमने कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है। अब तीसरी फैमिली को और डिस्कस कर लेते हैं, जो मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न का मतलब क्या है कि वो कहता है कि जो इन्वायरमेंट में आज चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी को अप्लाई करो, ठीक है। अब इसमें कुछ कमी थी, क्या कमी थी कि इसने ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ कमी आई तभी तो ये बनी है भाई, है ना। कभी किसी ना किसी के अंदर जब कमियां होती है तभी कोई नया पॉइंट निकल कर आते हैं। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर भी कमी थी तो मॉडर्न थ्योरी आ गई है। क्या कमी थी बताती हूँ, देखो। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन बीइंग, उसकी कमी को तो पूरा किया क्लासिकल थ्योरी को, बट ह्यूमन बीइंग के ऊपर फोकस किया, ये भी बड़ी बात है। बट इसने एक चीज को इग्नोर कर दिया बच्चे, क्या, इन्वायरमेंट। इसने इन्वायरमेंट को तो ध्यान दिया ही नहीं, इसने इन्वायरमेंट को तो टोटली इग्नोर किया हुआ है। इन्वायरमेंट को फोकस इसने किया है, मीन्स कि उसने वर्क को भी फोकस किया मॉडर्न थ्योरी ने, उसने ह्यूमन बीइंग को भी फोकस किया और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी फोकस किया। तो इसके अंदर हम 2 थ्योरी को पढ़ेंगे, वैसे इसके अंदर और भी थ्योरी है बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 थ्योरी। सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं, क्या कहता है। मॉडर्न थ्योरी आ चुकी है, मॉडर्न थ्योरी के अंदर ये देखो 2 बच्चे हैं, एक तो एक का नाम है सिस्टम
दूसरे का नाम है, ये तो सिस्टम है अपना, है ना, सिस्टम थ्योरी है। दूसरे का क्या नाम है, कंटिजेंट। चलो मैं आपको यही समझाती हूँ। कंटिजेंट के बारे में पहले बात करते हैं। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? आपने कभी कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में सुना है, जो हमेशा बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती थी? ऐसा क्यों? ये कहते हैं कि जैसी भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी कंडीशन है, उसके हिसाब से आप क्या कर लो, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल अप्लाई कर लो। कहने का मतलब ऑन द स्पॉट डिसाइड होने वाला है। किसके बेस पे? सिचुएशन के बेस पे। उसे बोलते हैं कंटिजेंट। मीन्स कि आपको भी नहीं पता भाई आने वाले 2 घंटे में क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता आने वाले घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसी भी सिचुएशन, अब मेरे को क्या पता है एकदम से एक अर्जेंट वर्क आ जाए, मुझे नेक्स्ट क्लास रद्द करनी पड़ेगी, जिसकी हटानी पड़ेगी कि आज नहीं कल रात को होगी, या फिर रात को नहीं कल सुबह मॉर्निंग में होगी, ऐसा होगा। तो डिपेंड करते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है। हर एक पर्सन की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग सिचुएशन है। अब ये तो नहीं है जैसे कि उन्होंने बोला मॉडर्न थ्योरी क्लासिकल के अंदर कि ये प्रिंसिपल है सबके ऊपर सेम अप्लाई कर दिए, ये प्रिंसिपल है सबके ऊपर अप्लाई कर दिए। नहीं, इन्होंने कहा कि आपकी सिचुएशन देखो, आपकी कंडीशन देखो। अगर आपकी कंडीशन अलाउ करती है कि आप प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए तो करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक थ्योरी से पढ़ा देती हूँ, अदरवाइज ये कहेंगे कि मैम आपने तो ऊपर से करा दिया, है ना। कंटीजेंट थ्योरी देखो क्या कहते हैं कि इज अ मैनेजमेंट सजेशन दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा बेस्ट तरीका नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सभी की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स डिफरेंट है। इसीलिए कहते हैं कि रिकमेंड द बेस्ट फिट बिटवीन द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स। आपके मैनेजमेंट के अंदर और आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो भी बैलेंस बना रहा है, जो भी टेक्निक बैलेंस बना रही है, उसी बेस्ट फिट को यूज करो। दैट्स इट। की पॉइंट देखो क्या कहते हैं, नो वन साइज फिट ऑल। कोई भी एक तरीका ये नहीं है कि हम सभी के ऊपर अप्लाई कर सकें। अब देखो मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हारे पास अलग है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैमरे से बात करनी पड़ रही है, राइट। मुझे लग रहा है कि हाँ सभी बच्चे सामने बैठे हैं, ठीक है। और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है। जब मैं अपने जॉब प्रोफेशन में पढ़ाती हूँ तो मेरा जो है वहाँ पे अलग होता है, क्योंकि हर एक क्राइटेरिया के अंदर सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक तरीके को हर जगह इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, नो। सिचुएशनल है, अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा। मैनेजमेंट अपनी सिचुएशन के, मैनेजमेंट अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगा। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे कहेंगे एडेप्टिव मैनेजमेंट है। फिट एंड अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को साथ लेके चलना है। आप किसको साथ लेके चल रहे हो? इन्वायरमेंट को लेके चल रहे हो, मैनेजमेंट को लेके चल रहे हो, दोनों को साथ लेके चल रहे हो। दैट्स इट। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको नजर आ रही है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चलो तो अब मेरे लास्ट रहता है क्या है, सिस्टम थ्योरी। कोग्निटिव होगी, सिस्टम को समझ लेते। आइयो मैंने पेज लिया हुआ था समझाने के लिए, अच्छा यही था। सिस्टम के अंदर बात करते हैं। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। ये पूरा काम है, यहाँ पे ये खड़ा है बंदा, ठीक है। ये कहता है कि जो मेरे सिस्टम से सारे लोग चलते हैं। तो इसने क्या किया, पूरे डिपार्टमेंट को काफ़ी सारे पार्ट्स में बांट दिया। आपको ही पता है डिपार्टमेंट काफ़ी सारे हिस्सों से, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से बनता है। कहीं कैश डिपार्टमेंट है, कहीं परचेज डिपार्टमेंट है, कहीं सेल डिपार्टमेंट है, कहीं कैपिटल डिपार्टमेंट है, कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कहीं वेजेस डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर का हो गया, फाइनेंस का हो गया, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम था। अब मैंने पूरे काम को बाइफरगेट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब ये सारे के सारे व्यक्ति काम कर लेंगे और काम करके इस पर्सन को पहुंचाएंगे, काम करके सारे व्यक्ति इस पर्सन को पहुंचाएंगे, तभी तो कहूंगे कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। कहेंगे ना, कहेंगे? यस। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि पूरे वर्क को हमने क्या कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स जो सेट था हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। स्मॉल पार्ट्स के अंदर, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं बच्चे, एक सेकेंड।
स्मॉल पार्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया है। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एक दूसरा डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैंने कहा कि मुझे सेल करनी है 1 लाख की। अब 1 लाख की सेल करने से पहले आपको रॉ मटेरियल तो परचेज करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाओगे। अच्छा, परचेज वाले के पास पहले कैश होगा तभी तो करोगे ना। तो एक दूसरे के डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द इंटर रिलेटेड एंड द इंटरडिपेंडेंस पार्ट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। आपका जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या है, एक साथ काम करते हैं। और उनका मेन एम्फेसाइज कहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन को समझना, हर एक डिपार्टमेंट को समझना और फिर उस डिपार्टमेंट को समझ के एक साथ समझना। आई होप लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी एम्फेसाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन द आइसोलेशन। मीन्स कि अकेले अकेले पार्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, वो सबको एक साथ जोड़ के जब वो गट्ठड़ बन जाएगा उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दे रही है। ठीक है, ये जो थ्योरी है काफी सारे पर्सन ने मिलकर दी है। ठीक है, क्रिस्टर्स आई बर्नार्ड ने, हर्बर्ट ए साइमन ने दी है 1950 के अंदर, बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट की थी 1960 के अंदर। काम यहाँ से तक हो रहा था। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पॉइंट पढ़ सकते हैं, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। इंटरडिपेंडेंस तो समझ में आ गया, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। होलिस्टिक व्यू के बारे में बात की जाए तो मीन्स कि पूरे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, वो पूरे एरिया को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मॉडर्न थ्योरी है तो ऑब्वियसली बात है इंटरनल भी देखेंगे एक्सटर्नल भी देखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड एज अ होल रादर देन जस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट को नहीं देखते, पूरे को देखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट और बन जाता है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये एक पार्ट को ना देख के काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखते हैं जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ आएंगे। ठीक है, फीडबैक पोल्स भी है, लॉप्स भी हैं कि जो भी एनवायरनमेंट से हमें, मान लीजिए कोई कस्टमर है, आपने कोई सामान प्रोड्यूस किया है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा कोई ना कोई फीडबैक दिया करो। ठीक है, क्योंकि फीडबैक देने से ना कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँच रही है, चाहे वो बेटे इन्फॉर्मेशन आपकी पॉजिटिव है चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपकी नेगेटिव है। पॉजिटिव होगी तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से और अच्छे एक्सप्लेनेशन से होगी। अगर नेगेटिव पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी कमी का पता चलेगा, उस कमी के ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। ऐसे मुंह लटका के बैठने से तो अच्छा है कि उसके ऊपर काम किया जाए, है ना। तो फीडबैक मिलेगा मुझे, उसी के हिसाब से फिर मैं चेंज करूँगी। सूटेबिलिटी हो गई, समझ में आ गया समझ में। यहाँ पर आपकी हो गई हैं ये सारी की सारी थ्योरीज जो कि अभी हमने कंप्लीट की है। उम्मीद करेंगे थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ये बच्चे आपको एक और बात बता देती हूँ, पूरी जो चैप्टर का सारांश भी दिया हुआ है, कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको PDF से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा समरी है, आप इसको रीड कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आया हुआ है, न्यू क्लासिकल थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। आ गया यार, ह्यूमन एंड बिहेवियर थ्योरी जो कि एल्टन मायो जी ने और अब्राहम मैस्लो जी ने दी थी। नेक्स्ट क्या है, डिटेल न्यू क्लासिकल थ्योरी, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द 2 ऑफ द फॉलोइंग, मिस के पॉइंट्स में आया हुआ है। क्लासिकल थ्योरी के बारे में बताना है। 3 ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, किस किस ने दी थी, मैक्स वेबर, FW टेलर और हमारे हेनरी फ्यूज जी ने। नेक्स्ट भी आपकी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये जो चैप्टर है लग रहा है इंपॉर्टेंट, लगना भी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। ठीक है, और ये जो चार्ट है, ये जो तरीका है, उम्मीद करेंगे सबको पसंद आया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, सभी बच्चों के पास शेयर करना कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की डाउट ना रहे। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में रख देना। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ₹9 आपको पे करने होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर PDF के अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।